हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। सो आप लोगों को पता ही है पॉलिटी में जो हम जिस क्लास को क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं, तो उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे वो हम अपने सारे पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा भारत का उच्चतम न्यायालय है, जो हमारा इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है और जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है वो हमने अमेरिका के ही संविधान से लिया था, लेकिन उसमें और इंडिया वाले में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या अंतर है दोनों में, वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ताकि पता हो कि एज इट इज़ जैसा अमेरिका का है वैसा इंडिया के अंदर नहीं है। चीज़ें अपनाई जरूर गई हैं दूसरे देशों के संविधान से, बट बिल्कुल कॉपी नहीं किया गया है। उसमें अपने अकॉर्डिंग जो जो सुधार हो सकते हैं, जो जो चेंजेस हो सकते हैं, वो करके तब इंक्लूड किया गया है उसको। ठीक है, तो चलिए एक साइड तो हम लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, इधर हम लिखेंगे भारतीय उच्चतम न्यायालय। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे, भारतीय उच्चतम न्यायालय, और दूसरी तरफ लिखेंगे अमेरिकन उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। तो इधर अमेरिका के बारे में और इधर भारत के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है बीच में, ये हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, इसका जो भारत वाला है तो इसके लिए है, इसका जो वास्तविक न्याय क्षेत्र है वो संघीय मामलों तक सीमित है। इसका वास्तविक न्याय क्षेत्र संघीय मामलों तक सीमित है। इसका वास्तविक न्याय क्षेत्र संघीय मामलों तक सीमित है। किसका? जो भारतीय उच्चतम न्यायालय है तो इसका जो वास्तविक न्याय क्षेत्र है वो संघीय मामलों तक सीमित है, जबकि इसका जो इसके वास्तविक न्याय क्षेत्र में न केवल संघीय मामले हैं बल्कि इसके वास्तविक न्याय क्षेत्र में न केवल संघीय मामले हैं बल्कि रहने दीजिए, बल्कि ये लिख लीजिए, नौसेना, समुद्री व राजदूत के मामले भी शामिल हैं। बल्कि नौसेना, समुद्री व राजदूत भी शामिल हैं।
तो भारतीय उच्चतम न्यायालय का जो वास्तविक न्यायिक वह क्षेत्र है वो बस संघीय मामलों तक है, लेकिन जो अमेरिका का है वो संघीय मामलों तक तो है ही है, बल्कि उसके अलावा जो नौसेना होगी, समुद्री होगी, या फिर जो राजदूत हैं, ये सब भी इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा पॉइंट जो आता है, दूसरा क्या आता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसकी अपीलीय न्याय क्षेत्र में, या जो इसका जो इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र में अपीलीय न्याय क्षेत्र में जो भी इसका जो अपीलीय न्याय क्षेत्र होता है, तो इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र में संवैधानिक जन अधिकार एवं संवैधानिक जन अधिकार क्या है, संवैधानिक जन अधिकार एवं आपराधिक मामले सभी शामिल हैं। आपराधिक मामले सभी शामिल हैं। सभी क्या है, सभी शामिल हैं। जबकि जो अमेरिका का है, इसका क्या है, इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र में केवल संवैधानिक मामले शामिल हैं। इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र में केवल संवैधानिक मामले शामिल हैं। तो जो भारतीय उच्चतम न्यायालय है उसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जो इसके जो भी अपीलीय न्याय क्षेत्र है, मतलब जो भी इसमें अपील वगैरह की जाती है, तो जो इसका अपीलीय न्याय क्षेत्र आता है, तो उसमें संविधान से रिलेटेड, मतलब संवैधानिक या जन अधिकार हो गए वो, या फिर जो भी आपराधिक मामले हैं वो सभी शामिल हैं, मतलब उन सब पर हम अपील कर सकते हैं। लेकिन इस जो अमेरिका का है उसमें क्या है, इसके जो अपीलीय न्याय क्षेत्र में उसमें केवल जो संवैधानिक मामले आते हैं वो शामिल हैं केवल। ठीक है, उसके अलावा और नहीं है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें अब पॉइंट नंबर 3 क्या आता है, यह सलाहकार न्याय क्षेत्र है। यह सलाहकार न्याय क्षेत्र है। कौन सा, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है, और इसके पास कोई सलाहकार न्याय क्षेत्र नहीं है। अमेरिका का जो है इसमें क्या है, इसके पास कोई सलाहकार न्याय क्षेत्र नहीं है। न्याय क्षेत्र मतलब जो हमारा इंडिया का, जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, तो वो क्या है, उसमें क्या है, जो इसका यह सलाहकार न्याय क्षेत्र है, मतलब यह सलाह देता है, इससे सलाह ले सकते हैं। लेकिन जो अमेरिका का है उसमें क्या है, उसके पास कोई सलाहकार न्यायिक क्षेत्र नहीं है, मतलब वो किसी को सलाह वगैरह, एडवाइस वगैरह नहीं देगा, उसका वो क्षेत्र उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं।
अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 4। पहले इसको रब कर दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या आता है? इसका क्षेत्र व्यापक है क्योंकि इसमें, इसका क्षेत्र व्यापक है क्योंकि इसमें क्योंकि क्या है? क्योंकि इसमें किसी मामले में संबंधित किसी मामले में संबंधित किसी भी मामले में संबंधित किसी न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। किसी न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। क्या की जा सकती है? फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। सैन्य न्यायालय को छोड़कर। किसको? जो सैन्य न्यायालय होते हैं उनको छोड़कर। सैन्य न्यायालय को छोड़कर। किसको छोड़कर? जो सैन्य न्यायालय होते हैं ना, उनको छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इसके पास इस तरह की कोई शक्ति नहीं है। अमेरिका का जो उच्चतम न्यायालय है, तो इसके पास इस तरह की कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 आता है। वो क्या है? इसके न्यायिक समीक्षा के अवसर सीमित हैं। इसके न्यायिक समीक्षा के अवसर सीमित हैं। इसके न्यायिक समीक्षा के अवसर सीमित है। क्या है? सीमित है, जबकि इसके न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र व्यापक हैं। इसके न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र व्यापक हैं। क्या है? व्यापक है। चौथा पॉइंट क्या है कि इसके जो क्षेत्र हैं, इसके क्षेत्र व्यापक हैं क्योंकि इसमें किसी मामले से संबंधित किसी न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। केवल जो सैन्य न्यायालय होते हैं उनको छोड़कर, सेना से संबंधित। लेकिन इसके पास इस तरह की कोई शक्ति नहीं होती। फिर जो पांचवा पॉइंट आता है, वो आता है कि इसके जो न्यायिक समीक्षा के अवसर हैं वो सीमित है, लिमिटेड है। बट इसके जो न्यायिक समीक्षा के जो भी क्षेत्र है इसका, वो बहुत ब्रॉड है, वो बहुत व्यापक है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आई गई होगी। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं।
पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 6 है कि यह विधि द्वारा कार्यवाही के तरह अधिकारों की रक्षा करता है। पॉइंट नंबर 6 है, यह विधि द्वारा कार्यवाही के तहत अधिकारों की रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। जबकि इसमें क्या है, यह विधिवत प्रक्रिया के तहत विधिवत प्रक्रिया के तहत क्या करता है? यह विधिवत प्रक्रिया के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। क्या? छठा पॉइंट है कि यह विधि द्वारा जो कार्यवाही है उसके तहत अधिकारों की रक्षा करता है। जबकि जो अमेरिका का है, ये विधिवत प्रक्रिया के तहत नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 7। इसकी न्याय क्षेत्र व शक्तियों को किसको? जो भारत का है, इसकी न्याय क्षेत्र व शक्तियों को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संसद द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। जबकि क्या है, इसके न्याय क्षेत्र व शक्तियों को संविधान द्वारा उल्लिखित सीमित है। जबकि इसमें अमेरिका के में क्या है, इसके जो न्याय क्षेत्र हैं वह शक्तियां, इसके न्याय क्षेत्र व शक्तियां संविधान द्वारा किसके द्वारा? संविधान द्वारा उल्लिखित सीमित हैं। सीमित हैं। किसके? अमेरिका के। अब लास्ट पॉइंट जो आता है, पॉइंट नंबर 8, वो क्या आता है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के तहत एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के तहत
एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के तहत इसके पास न्यायिक अधीक्षक का अधिकार है। अधीक्षक का अधिकार है। क्या है? अधिकार है। और सभी उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण रहता है। और सभी उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण रहता है। ठीक है। अब इसका जो पॉइंट नंबर 8 है वो क्या आता है? दोहरी न्याय व्यवस्था के कारण इसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। दोहरी न्याय व्यवस्था के कारण इसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये डिफरेंस हो गए जो भारतीय उच्चतम न्यायालय है उसमें और जो अमेरिकन उच्चतम न्यायालय है उसमें। तो बाकी इसमें कुछ रह गया होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, नहीं तो फिर कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही है। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं क्लास जो डालती हूँ वो रिकॉर्डेड डालती हूँ। जब मैं भी क्लास डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।